आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम चर्चा करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 दिसंबर 2016 को राम नरेश रावत बनाम अश्विनी राय और अन्य के फैसले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के संबंध में। यह अवमानना याचिका सिविल संख्या 771/2015 थी। इस प्रकरण के साथ विशेष अनुमति याचिकाएं लगभग 81 और अवमानना प्रकरण लगभग 53 भी क्लब की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की 2 जजों की बेंच थी, जिसमें जस्टिस AK सीकरी, जस्टिस NV रमना थे। प्रकरण का फैसला जस्टिस AK सीकरी जी ने लिखा। यह एक महत्वपूर्ण एवं बहुचर्चित फैसला है, जिसके निराकरण करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए की राशि का भुगतान याचिकाकर्ताओं को करना पड़ा तथा राज्य कैबिनेट से वित्तीय मंजूरी लेना पड़ी। प्रकरण यह है कि सभी याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग एवं अन्य कार्य विभागों में अलग अलग तारीखों में अलग अलग पदों पर विभाग द्वारा कार्यों की आवश्यकता को देखकर लगाया गया। समय समय पर कार्य विभागों में कार्य करने हेतु आकस्मिक तौर पर इनको लगाया गया था। कार्य हेतु ने कोई कार्य आदेश जारी नहीं किए गए। ये सभी डेली बेजेस मजदूरों के रूप में लगे हुए थे तथा एक लंबे समय तक डेली बेजेज मजदूरी के रूप में काम करते रहे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार मध्य प्रदेश औद्योगिक पर्यावरण स्थायी आदेश नियम 1963 के अनुसार वे स्थायी कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत होने के हकदार हो गए। हालांकि स्थायी कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण की उनकी मांग को राज्य द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप श्रम न्यायालय ने स्थायी के रूप में वर्गीकरण का आदेश दिया। श्रम न्यायालय ने यह भी कहा कि स्थायी के रूप में उनके वर्गीकरण पर निर्दिष्ट तिथियों से स्थायी पद के वे लोग वेतनमान के हकदार होंगे। राज्य द्वारा उन आदेशों के खिलाफ अपील दायर की गई, जिन्हें औद्योगिक न्यायालय ने खारिज कर दिया और रिट याचिकाएं भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य में संबंधित अधिकारियों द्वारा इन याचिकाकर्ताओं को स्थायी कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत करने के आदेश पारित किए गए और यह भी आदेश दिया गया कि वे श्रम न्यायालय आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के हकदार होंगे। इससे न्यायालयों में मुकदमाबाजी का एक और दौर चला, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके संबंधित पदों के लिए स्थायी के रूप में उनके वर्गीकरण पर वे उक्त पदों में से जुड़े वेतनमान प्राप्त करने के हकदार थे। ये राहत उन्हें श्रम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई थी, जिसके खिलाफ औद्योगिक न्यायालय के समक्ष दायर अपील और उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं। इन सभी मामलों में उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य द्वारा न्यायालयों में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें उच्च न्यायालय ने 21 जनवरी 2015 के सामान्य आदेश द्वारा खारिज कर दिया तथा राज्य सरकार को निर्णय दिनांक से 8 महीने के भीतर पारित आदेश को लागू करने के निर्देश दिए। एवं इसके आगे न्यायालय ने कहा कि यदि किसी भी कारण से याचिकाकर्ता राज्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को लागू नहीं करता है, तो प्रतिवादी अवमानना याचिकाएं दायर करके इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य सरकार ने इन याचिकाओं का वेतन संबंधित पदों से संबंधित नियमित वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित करते हुए आदेश पारित किया। उदाहरण के तौर पर प्रदर्शित करने के लिए राम नरेश रावत के मामले में जो एक डेली बेजेज मजदूर के रूप में विभाग में कार्यरत थे, उनका वेतन निर्धारित किया गया। पूर्वोक्त वेतन निर्धारण का थोड़ा सा हम विवरण समझने की कोशिश करते हैं और यह विवरण इस प्रकार है कि आदेश दिनांक 11 मार्च 2016 के बाद से नियमित रूप से वेतनमान 5,200, ग्रेड पे 1,800 रुपए, DA 8,330 रुपए, कुल वेतन 15,330 रुपए दिया जाने लगा, जबकि आदेश पारित करने के पूर्व उन्हें 1,000 रुपए मासिक वेतन मिल रहा था। कुल मासिक वेतन DA मिलाकर 4,030 रुपए उन्हें मिलते थे। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद उन्हें 5,93,887 लाख रुपए का एरियर भी दिया गया। इस तरह सभी याचिकाकर्ताओं का वेतन निर्धारित किया गया। याचिकाकर्ता हालांकि उपरोक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं थे और तर्क दिया कि इस न्यायालय के आदेशों के अनुसार वेतन निर्धारण नहीं किया गया है, जो न्यायालय की मंशा थी। याचिकाकर्ता ने निवेदन किया यह किया कि एक बार जब उन्हें अदालत द्वारा स्थायी कर्मचारी का आदेश दिया है और यह भी स्पष्ट रूप से माना कि वे उक्त पद से जुड़े नियमित वेतन के हकदार हैं,
न केवल वेतन को नियमित वेतनमान नियमित दिया न चाहिए, बल्कि याचिकाकर्ता उस पद से जुड़ी वेतन वृद्धि और अन्य परिलब्धियों के भी हकदार होंगे। दूसरे शब्दों में उन्होंने दलील दी कि वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन का निर्धारण अनावश्यक है और न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए राशि नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कुछ अन्य मामलों में जहां उच्च न्यायालय ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत प्रतिवादियों द्वारा स्थापित मामला यह है कि याचिकाकर्ता दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। नियमित रिक्तियों की पर्याप्त संख्या के अभाव में उन्हें उनके संबंधित पदों पर नियमित नहीं किया गया है। स्थायी आदेशों के अनुसार उन्हें स्थायित्व प्रदान किया गया है, जो अधिक से अधिक उन्हें वेतन पाने का अधिकार देता है, जो नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को दिया जाता है। लेकिन ऐसी पात्रता उक्त वेतनमान के न्यूनतम तक होती है। और यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्देश भी वर्गीकरण आदेशों की तिथि से नियमित वेतनमान में वेतन देना था और उन्हें वेतन वृद्धि देने आदि देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया, जो केवल स्वीकार है जब कोई व्यक्ति नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है या जिसकी सेवाएं नियमित की जाती हैं। इन याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने स्थायी आदेशों के उन प्रासंगिक प्रावधानों की ओर उच्चतम न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जिनके आधार पर उन्हें स्थायी रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे स्थायी कर्मचारी, स्थायी मौसमी कर्मचारी, परिवीक्षाधीन कर्मचारी, प्रशिक्षु और अस्थायी के रूप में वर्गीकृत कर्मचारी। आगे कहा कि एक स्थायी कर्मचारी वह है जिसने परिवीक्षाधीन या अन्यथा एक या एक से अधिक पदों पर स्पष्ट रिक्ति में 6 महीने की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है, या एक व्यक्ति जिसका नाम मास्टर रोल में दर्ज किया गया है और जैसे दिया गया है स्थायी कर्मचारी का एक रूप। दूसरा, एक स्थायी मौसमी कर्मचारी वह है जिसने एक स्पष्ट रिक्ति में अवधि के 2/3 के बराबर की अवधि या एक मौसम या 3 महीने जो भी कम हो के लिए सेवाएं पूरी कर ली हैं, उसे स्थायी कर्मचारी माना जाएगा। एक परिवीक्षा अधीन का एक अर्थ कर्मचारी वह है जो स्पष्ट रिक्ति को भरने के लिए अंतिम रूप से नियोजित है और जिसने कुल 6 महीने की संतोषजनक सेवा पूरी नहीं की है। एक बदली कर्मचारी का अर्थ है एक कर्मचारी जो एक मौसमी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है, या एक परिवीक्षाधीन या एक स्थायी मौसमी कर्मचारी जो अस्थायी रूप से अनुपस्थित है। एक प्रशिक्षु का अर्थ एक शिक्षार्थी है, बशर्ते कि किसी भी कर्मचारी को एक प्रशिक्षु के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा यदि उसने 1 वर्ष की कुल अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, बशर्ते कि शिक्षुता की लंबी अवधि की आवश्यकता हो यदि कानून द्वारा निर्धारित किया गया है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष एक स्थायी कर्मचारी के बारे में एक अपनी दलील दी गई। अस्थायी कर्मचारी का अर्थ उस कर्मचारी से है जो अनिवार्य रूप से अस्थायी प्रकृति के कार्य के लिए नियोजित किया गया है, या जो अस्थायी रूप से स्थायी प्रकृति के कार्य में अस्थायी वृद्धि के संबंध में एक अतिरिक्त कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, बशर्ते कि मामले में ऐसे कर्मचारी को काम करना आवश्यक है। लगातार 6 महीने से अधिक के लिए उसे एक स्थायी कर्मचारी माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि एक बार जब श्रम न्यायालय ने उन्हें स्थायी रूप से वर्गीकृत कर दिया तो कर्मचारी के वर्गीकरण ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया था तथा वे सभी अनिवार्य रूप से सभी लाभों के हकदार हैं जो नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों को दी जाने हैं। स्थायी कर्मचारियों के वर्गीकरण बताने का क्या आशय है? यह उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या स्थायित्व प्राप्त करने पर याचिकाकर्ता उस पद से जुड़े वेतनमान के हकदार थे जो नियमित रूप से भर्ती किए गए कर्मचारी को दिया जाता है। निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय ने उक्त प्रश्न का सकारात्मक निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि हमारा ध्यान 2008 की रिट याचिका संख्या 1306 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 8 मई 2008 के एक ऐसे आदेश की ओर आकर्षित किया गया जहां इस मुद्दे पर विशेष रूप से विस्तार से विचार किया गया है और विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय लिया गया है। आगे बताया कि कुछ अन्य मामलों में नियमित वेतनमान में वेतन निर्धारण करते समय वेतन वृद्धि भी दी जाती है। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए ऐसे ही एक मामले का उदाहरण मध्य प्रदेश और अन्य राज्य में है, बनाम भास्कर शर्मा, जिसमें रिट अपील भी खारिज की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपील खारिज होने के बाद भास्कर शर्मा को न केवल नियमित वेतनमान दिया गया था बल्कि उक्त पद से जुड़े वेतन वृद्धि व अन्य लाभ भी मिल रहे थे। यह भी तर्क दिया गया कि ऐसे कई कर्मचारियों को इस तरह के लाभ दिए गए हैं और राज्य सरकार ने अब यू टर्न ले लिया है और यहाँ याचिकाकर्ताओं को इस तरह के लाभ देने को तैयार नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐसे कई आदेशों की प्रतियां याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके निवेदनों के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेजों के रूप में दायर की गई। भास्कर शर्मा को न केवल नियमित वेतनमान प्रदान किया गया बल्कि उस पद के साथ साथ वेतन वृद्धि और लाभ भी प्रदान होते रहे हैं। यह भी तर्क दिया कि ऐसे कई कर्मचारियों को इस तरह के लाभ दिए गए हैं और राज्य सरकार अब यू टर्न ले रही है।
तथा यहां याचिकाकर्ताओं को इस तरह के लाभ देने को वह तैयार भी नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित जैसे कई आदेशों की प्रतियां याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके निवेदनों के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई। अवमाननाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च न्यायालय का एकमात्र निर्देश जिसे इस न्यायालय ने बरकरार रखा वह यह है कि याचिकाकर्ता नियमित वेतनमान पाने के हकदार हैं। श्री मुकुल रोहतगी तत्समय विद्वान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, जो राज्य सरकार से पेश हुए और यह तर्क दिया कि उपरोक्त स्थायी आदेशों के कारण उन्हें स्थायी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को किसी पद के खिलाफ नियमित किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी तर्क दिया कि इन याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार वेतन के बकाया के रूप में पर्याप्त राशि दी गई है और इन याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त मासिक परिलब्धियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हो गई है। अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा कि 520 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले दरवाजे से सेवा में प्रवेश किया है, क्योंकि उन्हें आवश्यक चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियमित रिक्ति के खिलाफ नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया गया था। इस तरह के कर्मचारी याचिकाकर्ताओं की तरह कर्नाटक राज्य बनाम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के मध्य जारी नियमितीकरण और इस तरह के नियमितीकरण से निकलने वाले लाभों की मांग नहीं कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा कि उमादेवी प्रकरण में भी यह भी तर्क दिया गया था कि तत्काल कार्रवाई अवमानना मामलों में होती है जहां अधिकार क्षेत्र का दायरा सीमित होता है। श्री मुकुल रोहतगी ने इस न्यायालय के ध्यान में बाद की एक घटना भी लाई, जिसे अतिरिक्त हलफनामा तैयार करके रिकॉर्ड में लाया गया और यह बताया कि 7 अक्टूबर 2016 को राज्य सरकार ने राज्य में सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक मुफ्त योजना शुरू की। योजना जिसकी मुख्य विशेषताएं अटॉर्नी जनरल के द्वारा व्यक्त की गई। नंबर 1, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अब स्थायी कर्मी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। नंबर 2, उन्हें 3 श्रेणियों में भी वर्गित किया गया है, अर्थात अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। उनका वेतनमान भी उसी हिसाब से तय होता है। एक कुशल कर्मचारी का वेतन ₹5,000 से 8,000 है। नंबर 3, उन्हें वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा तथा उनके वेतनमान में 1 सितंबर 2016 को उनके वास्तविक वेतन का निर्धारण उनके द्वारा की गई सेवा के वर्षों के आधार पर किया जाएगा। नंबर 4 में वे महंगाई भत्ते के हकदार होंगे। वर्तमान में जो भी दिया गया है, वर्तमान में वेतन निर्धारण 1 सितंबर 2016 से लागू होगा। वेतन में अगली वृद्धि सितंबर 2017 से दी जाएगी। नंबर 6, अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने पर भी सेवा की अवधि के दौरान प्रति 15 दिन के वेतन के हकदार के ग्रेजुटी के हकदार होंगे तथा अधिकतम सीमा 1,25,000, अकुशल के लिए 1,50,000 और कुशल श्रमिक के लिए 1,75,000 होगी। नंबर 7, ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो 16 मई 2017 को कार्यरत थे और 1 सितंबर 2016 को भी सेवा में रहे उपयुक्त वेतनमान और अन्य लाभों के हकदार होंगे। उक्त योजना के दृष्टिगत मध्य प्रदेश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सेवा शर्तें नियमावली 2013 भी शासन द्वारा निरस्त कर दी गई है। यह योजना रिक्त नियमित पदों को भरने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को भी निर्धारित करती है। इस हेतु जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के अंतर्गत नियमित वेतनमान में उपलब्ध चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को वर्तमान स्थायी कर्मियों से प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने अपना इस तरह से पक्ष रखा। स्थायी आदेश अधिनियम 1961 एवं नियम 1963 के अंतर्गत विभिन्न निर्माण विभागों में कार्यरत श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिक माना जाएगा तथा ऐसे विभागों को स्थायी वर्गीकृत कर्मचारी भी तदनुसार नियमित किए जाने के पात्र होंगे। पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी योजना में उल्लेखित सेवा निवृत्ति के समय पूर्वोक्त लाभों के हकदार हैं। उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता युक्त योजना का विकल्प चुनते हैं तो उनकी सेवा निवृत्ति के बाद उसका उन्हें लाभ मिलेगा। इससे पहले हम संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करें, हम 2 टिप्पणियां करना चाहते हैं जो शामिल मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण हैं। कोर्ट ने कहा, इस न्यायालय के अवमानना क्षेत्राधिकार में मामले की जांच की जा रही है। दिए गए घटनाओं के कालक्रम से यह स्पष्ट होगा
कि शुरू में इन याचिकाकर्ताओं ने अपने वर्गीकरण को संबंधित पदों के लिए स्थायी के रूप में दावा किया है। वे इस प्रयास में सफल रहे। उनके पक्ष में पारित आदेश यह था कि उन्हें स्थायी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वे श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए अधिनिर्णय में निर्दिष्ट तिथियों से स्थायी पदों के वेतनमान के भी हकदार होंगे। मुकदमाबाजी के दूसरे दौर में, जिसमें से वर्तमान अवमानना याचिकाएं उत्पन्न होती हैं, उच्च न्यायालय का निर्देश उन्हें उन पदों से जुड़ा वेतनमान प्रदान करना है जिन पर वे काम कर रहे हैं। इस आदेश को इस न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा यह दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को दिनांक 21 जनवरी 2015 के सामान्य आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। हालांकि वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं दिए गए। उच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए, जिसके विरुद्ध विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 11 मार्च 2016 पारित किया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं का वेतनमान निर्धारित किया गया है। इन पदों से जुड़ा हुआ है। यह भी उन तारीखों से दिया गया है जिसके लिए इन याचिकाकर्ताओं को हकदार ठहराया गया है और इस आधार पर वेतन के बकाया का भुगतान भी किया गया है। हालांकि वेतन उक्त वेतनमान के न्यूनतम पर तय किया गया है और उक्त आदेश दिनांक 11 मार्च 2016 में यह भी शर्त है कि एक कर्मचारी वेतन वृद्धि के हकदार नहीं होंगे। उपरोक्त से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को नियमित वेतनमान में वेतन दिया गया है। हालांकि याचिकाकर्ता इस मुद्दे पर शामिल हो गए हैं कि 11 मार्च 2016 के आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण अनुपालन नहीं करते हैं कि नियमित वेतनमान में वेतन के निर्धारण पर याचिकाकर्ता वेतन वृद्धि के हकदार हैं। वेतन जैसा कि नियमित कर्मचारियों को वार्षिक आधार पर दिया जाता है। इसलिए विचार करने के लिए जो प्रश्न उठता है, न्यायालय ने आगे कहा कि वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता भी वेतन वृद्धि के हकदार हैं। उच्चतम न्यायालय ने आगे क्या कहा, इसका हम जल्दी एपिसोड के पार्ट 2 में जरूर देखेंगे। आज हम पार्ट 1 पर बात कर रहे थे। तो साथियों, यह थी राम नरेश रावत विरुद्ध अश्विनी राय 2015 के बहुचर्चित एवं महत्वपूर्ण की जानकारी जो आपको प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार का अगला पार्ट जल्दी लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने माध्यम से दूसरों को भी जानकार बनाएं। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत नमस्कार।